नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आर्यन में। और आज का सेशन करंट अफेयर्स से जुड़े टॉप 10 क्वेश्चनों से जुड़ा हुआ है। तो चलिए चलते हैं नई श्रृंखला को। यदि आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले की वीडियो करंट अफेयर्स की देख सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी है कृपया करके कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है, कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला कथन है हमारे पास में, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कुल 20 बच्चों को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन 1 में बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन ए जो हमारा है, ऑप्शन फर्स्ट क्या है कि केवल एक सही है। ऑप्शन बी केवल 2 सही है। ऑप्शन सी ए और 2 दोनों सही है। ऑप्शन डी ना एक सही है ना 2 सही है। तो इसका सही उत्तर होगा 1 और 2, यानी ऑप्शन 3 ये सही होने वाले हैं। तो इसका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में विभिन्न श्रेणियों में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले कुल 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से प्रदान किया है। बिहार के उभरते हुए युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी जी भी हैं, उनको भी नवाजा गया है। अब चलिए चलते हैं, अब देख लेते हैं कि ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार शुरू जो हुए थे ये कब से शुरू हुए थे। 1996 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के शुरू किए गए थे। उस समय इनका नाम जो था बाल शक्ति पुरस्कार था, नाम बदलकर चेंज कर दिया गया और नाम रख दिया गया राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। 2018 से चेंज किया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का वह एकमात्र राज्य कौन सा बन गया है जहां अब शेर, तेंदुए और बाघ तीनों की उपस्थिति दर्ज की गई है। तो आपके सामने है, ऑप्शन फर्स्ट है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सेकंड है राजस्थान, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। गुजरात वह राज्य बन गया जहां बाघ, तेंदुए और शेर तीनों की प्रजाति पाई जाती है। तो गुजरात का व्याख्या भी देख लेते हैं। गुजरात के रतन महल वन्य जीव अभ्यारण्य में 36 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद जो बाघ की उपस्थिति देखी गई है। अब गुजरात भारत का पहला राज्य ऐसा बन गया जहां पर एशियाई शेर, तेंदुए और बाघ तीनों की नस्ल पाई जाती है। भारत के वन्य जीव इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो गुजरात के संबंध में देख लेते हैं। तो गुजरात की जो राजधानी है वह गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं और जो राज्यपाल है वे आचार्य देवव्रत हैं। भारतीय जो पशु है उसको एशियाटिक लायन यानी बाघ के नाम से जानते हैं। ये बाघ भी है, शेर भी है और तेंदुआ भी है, तीनों ही दिखाए हैं मैंने। 1972 में राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। 2023 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बिग कैट एलायंस की स्थापना होती है 9 अप्रैल 2023 को। इसमें क्या है कि जो शेर, बाघ और चीते हैं, तेंदुआ है, जैगुआर है, इनकी कुल 8 या 9 प्रजातियों का संरक्षण किया जा रहा है। इनसे बिग कैट के अंदर जितनी भी शेर या बाघ की जितनी भी प्रजातियां हैं सभी का संरक्षण किया जा रहा है। जो नवीनतम बाघ अभ्यारण्य बना है वो शिवपुरी मध्य प्रदेश में बना है। एक बना है माधव बना है, ये भी एमपी में है। और दूसरा जो बना है वो राता पानी, दोनों ही कहां पर है? ये दोनों ही एमपी में है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ये राता पानी रायसेन में है, माधव जो है ये शिवपुरी राज्य में है, शिवपुरी जिले में, पूरी राज्य बोल दिया मैंने, शिवपुरी जिले में मध्य प्रदेश के हैं। और भारत का सबसे बड़ा अगर टाइगर रिजर्व की बात की जाती है तो वो नागार्जुन है, और सबसे जो छोटा है वो औरांग है। नेशनल टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन की स्थापना नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है उनके लिए टाइगर रिजर्व की जो देखती है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, वो उसको देखती है। और इसका गठन जो है 2005 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा राष्ट्रपति जी से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 दिसंबर को किस नौसैनिक बंदरगाह से पनडुब्बी यानी सबमरीन की समुद्री यात्रा की है? मैंने क्वेश्चन पुराना था उतार लिया लेकिन फिर भी मैंने। तो ऑप्शन ए हमारा पास है विशाखापत्तनम बंदरगाह, ऑप्शन बी है कारवार बंदरगाह, ऑप्शन सी है कोची बंदरगाह और ऑप्शन डी हमारा है मुंबई बंदरगाह। तो जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है उन्होंने दिसंबर 2025 में कहाँ पे की है यात्रा? तो उन्होंने कारवार की, यहाँ पे जगह पड़ती है कारवार, कर्नाटक में,
ये बंदरगाह है कर्नाटक में, कारवार यहाँ पर। तो उसकी यात्रा की थी। व्याख्या देख लेंगे। भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर, भारत की जो तीनों फोर्स होती हैं उनकी सर्वोच्च कमांडर जो होते हैं वो राष्ट्रपति महोदय जी होते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 दिसंबर को कर्नाटक के कारवार नौसैनिक बंदरगाह से एक पनडुब्बी की यात्रा करी। और इसमें क्या करा कि ये यात्रा भारत की नौसैनिक सामरिक क्षमताओं के प्रदर्शन और सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई। क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था कुछ दिन पहले का, तो मैंने इसलिए ले लिया, इसलिए मैं गई बता रहा हूँ। अब कर्नाटक के संबंध में देख लेते हैं। तो कर्नाटक की जो राजधानी है वो बेंगलुरु है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो सिद्धारमैया है और राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। कारवार के संबंध में देख लेते हैं। कारवार को प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया के सबसे बड़े नौसैनिक हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में किस नदी में गांधार शैली से प्रभावित मां दुर्गा की सदियों पुरानी पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन पहला है हमारे पास गंगा नदी, ऑप्शन बी है झेलम नदी, ऑप्शन सी है चिनाब नदी और ऑप्शन डी है हमारे पास सिंधु नदी। तो इसका जो सही आंसर है वो झेलम नदी पर है, झेलम नदी में पाई गई है। तो उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में झेलम नदी के किनारे पर मां दुर्गा की एक प्राचीन पत्थर की मूर्ति मिली है यहाँ पर। और पुरातात्विकों के अनुसार जो यह मूर्ति है गांधार कला शैली से प्रेरित है। यह खोज इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और प्राचीन कलात्मकता की विरासत को पुनर्रेखांकित करती है, जो उपलब्धि मिली है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। हमारी जो सिंधु नदी आती है ऐसे होती हुई, तो उसी के पास में झेलम नदी है। झेलम नदी उसी के मिली हुई है, यहीं पे मिली है। मतलब कश्मीर के संबंध में देख लेते हैं। तो कश्मीर में जो शासक हुए हैं, ये गांधार जो शैली है ये किससे जुड़ी है? तो ये कुषाण वंश से जुड़ी है। और कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वे थे कुशल कडफिसज, कुशल कडफिसज, ये इसके शासक थे। और इनके सबसे महान शासक जो थे कुषाण वंश के, उनका नाम था कनिष्क, जिनके आधार पर हमारे यहाँ पे शक संवत जो चल रहा था वो शक संवत इन्हीं की देन थी। कनिष्क जो थे 78 एडी में बैठे थे अपनी राजगद्दी पर। तो अब जम्मू कश्मीर के बारे में देख लेते हैं। तो 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में विभाजित कर दिया गया था। 31 दिसंबर को किया गया था और आर्टिकल 35 खत्म कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 5 यह है। पर्यावरण मंत्रालय की विशेष समिति ने हाल ही में चिनाब नदी पर किस जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन पहला है हमारे पास में सलाल परियोजना, ऑप्शन बी है बगलिहार परियोजना, ऑप्शन सी है दुलस्ती, इसकी सेकंड स्टेज है, और ऑप्शन डी है रताले परियोजना। सही आंसर है इसका दुलस्ती परियोजना, सेकंड स्टेज वाली वह लागू की है, वहां चलाई जा रही है और इसकी मंजूरी मिली है उसको। तो वर्तमान में अब देख लेते हैं कि भारत के जो पर्यावरण मंत्री हैं उन पर्यावरण मंत्री का नाम है भूपेंद्र यादव। और ये कहाँ कौन से राज्य से हैं? तो भूपेंद्र यादव जो हैं ये राजस्थान राज्य से हैं, अलवर से। अलवर सीट से इनको जीत मिली थी राजस्थान में। आगे व्याख्या देख लेते हैं। पर्यावरण मंत्रालय की विशेष समिति ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर निर्मित होने वाली दुलस्ती सेकंड परियोजना है, जल विद्युत परियोजना, उसको मंजूरी दे दी है। यह परियोजना क्षेत्र में बिजली की कमी को दूर करेगी और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है ये। अब चिनाब नदी देख लेते हैं। चिनाब जो नदी है वो उसका उद्गम जो है वो हिमाचल प्रदेश में बारालाचा के आसपास से होता है। तो यहाँ पे चिनाब नदी का उद्गम जो है बारालाचा के आसपास से होता है हिमाचल प्रदेश में। ये जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख है और यहाँ ये उत्तराखंड है और यहाँ ये हिमाचल प्रदेश है। इस साइड में यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ये उत्तराखंड का है और ये वाला जो एरिया ये हिमाचल प्रदेश का है और ये जम्मू लद्दाख और जम्मू कश्मीर का एरिया है दोनों। तो केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसको जो अनुमति मिली है। और जो इसका जो मुख्यालय कहाँ पर? इसका तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है जो दुलस्ती को देख रही है। अब हमारे पास एक सवाल है, सबसे महत्वपूर्ण खास सवाल है कि सिंधु समझौता जो है वो कब हुआ था? ये कई बार पूछा जा चुका है। सिंधु समझौता 1960 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के मध्य। इसमें 3 नदी जो थी वे वेस्टर्न साइड की थी और 3 नदी जो थी वे ईस्टर्न साइड की थी। तो जो ईस्टर्न साइड की नदियां हैं उसमें है रावी, व्यास और जो सतलज नदी ये है। और जो दूसरी साइड में है वेस्ट साइड में है सिंधु, झेलम और चिनाब। सिंधु, झेलम और चिनाब।
पश्चिमी नदियों का जो जल है, पश्चिमी नदियों के जल पे जो अधिकार है उसमें पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है और पूर्वी नदियों पर भारत का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, यानी भारत उसको जल को ज्यादा प्रयोग करेगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार ने हरियाणा के किस प्राचीन हड़प्पा स्थल की विकास के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? वो कौन सा स्थल है? अब इसमें पहला ऑप्शन है बनवाली, ये भी हरियाणा में है। ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी राखीगढ़ी और ऑप्शन डी धौलावीरा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राखीगढ़ी। ऑप्शन सी राखीगढ़ी इसका सही आंसर है। हालांकि बनवाली भी हरियाणा में ही है और धौलावीरा जो भारत का गुजरात में है। तो अब देख लेते हैं राखीगढ़ी के संबंध में। राखीगढ़ी जो स्थल है उसकी खोज जो है 1969 में सूरज भान जी के द्वारा की गई थी। और जो बनवाली है ये RS बिष्ट है, इन्होंने इसकी खोज की थी। लोथल जो बंदरगाह है, लोथल बंदरगाह की खोज जो थी भोगवा नदी के किनारे SR राव के द्वारा की गई थी। और धौलावीरा की खोज जो की थी वो JP जोशी महोदय के द्वारा की गई थी। तो इसमें मैंने तीनों की खोजकर्ता बता दी, इतिहास भी इसमें जोड़ दिया आपके लिए ताकि बना रहे। अब थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित राखीगढ़ी जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है और पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने क्या किया, इसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन किया है ताकि क्या हो सके कि इसको विश्व स्तरीय एक संग्रहालय और शोध केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके कि भारतीय सभ्यता कितनी पुरानी है और उसका फैलाव कितना था और भारतीय सभ्यता की जो विशेषताएं थी वे क्या क्या थी। अब देख लेते हैं हरियाणा। तो हरियाणा की राजधानी, हरियाणा की जो राजधानी है चंडीगढ़ को दे रखी है। मुख्यमंत्री भाई साहब नायब सैनी सिंह है। राज्यपाल कौन है ये आप मुझे कमेंट करेंगे। हरियाणा का जो राजकीय पशु हो ब्लैक बग है यानी हिरन है और ये वहां के हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं। अब राज्यपाल कौन है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपके सामने है। वर्ष 2026 से 29 के कार्यकाल के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन का चेयरपर्सन किसे चुना गया है ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट लक्ष्य सेन, ऑप्शन बी है PV सिंधु, ऑप्शन सी है साइना नेहवाल और ऑप्शन डी है HS प्रणय। तो इसका जो सही उत्तर है वो PV सिंधु जी को चुना गया है। 2026 से 29 के लिए जो चेयरपर्सन चुनी गई है वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की, ये PV सिंधु सिंह चुनी गई हैं। अब थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं इसकी। भारत की 2 बार ओलंपिक पदक विजेता और शटलर है PV सिंधु को वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन के लिए चुना गया है। उनका कार्यकाल 2026 से 29 तक के लिए रहेगा। और क्या होगा कि इससे कि वैश्विक स्तर पर खेल प्रशासन में भारत की जो बढ़ोतरी है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। PV सिंधु भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। अब वर्ल्ड फेडरेशन के संबंध में देख लेते हैं थोड़ी सी। वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई, कैसे हुई। तो वर्ल्ड फेडरेशन की जो स्थापना 1934 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिताओं को जो ये नियंत्रित कंट्रोल करती है वर्ल्ड फेडरेशन, जिसमें BWF वर्ल्ड टूर, थॉमस कप, कुबेर कप और विश्व चैंपियनशिप यानी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है। यह टूर्नामेंट कई स्तरों पर वर्गीकृत किए गए हैं। तो इसमें सुपर 1000 है, सुपर 750 है, सुपर 500 है। ये इसके कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं टूर्नामेंट को, जो इसी के आधार पर राशि भी दी जाती है पुरस्कारों के लिए। इंडिया ओपन पहली बार 2008 में आयोजित किया गया था। इसे देखने वाली जो संस्था है, इंडिया ओपन को जो कराने वाली संस्था है वो भारतीय बैडमिंटन संघ है, उसके द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। और भारतीय बैडमिंटन जो संघ है इसकी स्थापना 1934 में की गई थी। और जो ये भारत जो बैडमिंटन है उसी की सारी गतिविधियों को कंट्रोल कौन करता है, देखता है जो स्तर पर भारतीय स्तर पर वो भारतीय बैडमिंटन है जो बैडमिंटन की सभी गतिविधियों को देखता है और खेलों का आयोजन कराता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास में। वर्ष 2026 के लिए किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम KPCS की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो जो इसकी मेजबानी करेगा, इसकी अध्यक्षता जिस देश को मिली है उसका नाम भारत है। अब ये किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम है क्या? तो किम्बरले दक्षिण अफ्रीका का शहर है, आपको पता है, वहां पे सबसे अधिक हीरे की खाने मिलते हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट है वो हीरे के क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है। भारत को 2026 के लिए किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम की अध्यक्षता
अध्यक्षता सौंपी गई है। और ये क्या है कि एक अंतरराष्ट्रीय जो प्रमाणन जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसकी एक प्रणाली है। और किसके लिए दिया जाता है? जो संघर्ष क्षेत्र है। कौन से क्षेत्र? जो हीरे वाले हैं, ब्लड डायमंड्स वाले जो क्षेत्र हैं उनके लिए, कि हीरो के व्यापार के लिए जो मारामारी होती है उसके लिए है, कि कहीं ऐसा ना हो कि हीरे का जो वास्तविक हीरा है वो तो होना, उसकी जगह डुप्लीकेट हीरे या गलत हीरे आ जाए मार्केट में, तो उसे रोकने के लिए बनाई गई है। तो ये किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है और संघर्षरत हीरे जो कॉन्फ्लिक्ट जो हीरे डायमंड जो होते हैं उनके व्यापार को रोकने के लिए बनाई गई है, ताकि विद्रोही समूह जो है इसको अवैध रूप से इस पर कब्जा ना कर ले या सरकार को ही ना बदल दे, इसी तरह से धन ना ले ले सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए ये बनाई गई थी। अब इसमें जो प्रमाणन दिया जाता है इसमें कौन कौन लोग होते हैं? इसमें सबसे पहले जो कच्चा हीरा होता है उसकी शिपमेंट को, प्रत्येक शिपमेंट को जो जांचने के लिए एक जो प्रमाणन दिया जाता है उस प्रमाणन का नाम है केपी प्रमाणन। ये उसका नाम है केपी प्रमाणन, ये दिया जाता है उसे। और जो इसमें जो लोग होते हैं, इसमें जो सामूहिक समाज जो होता है, सामाजिक होते हैं, इसमें उद्योग जगत भी जुड़ा होता है, नागरिक समाज के लोग भी जुड़े होते हैं और सरकार भी जुड़े होते हैं, तीनों का ही कंट्रीब्यूशन होता है। और ये 2023 से प्रभावी है और भारत जो है इसका एक संस्थापक सदस्य है, इसका संस्था का किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास 2025 RPRX 2025 का आयोजन किस स्थल पर किया गया? तो ऑप्शन ए है हमारे पास में चेन्नई, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है विशाखापत्तनम और ऑप्शन डी है पणजी। तो जो इसका सही आंसर है वो महाराष्ट्र के मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। और भारतीय तटरक्षक बल द्वारा समुद्री तेल रिसाव और प्रदूषण की चुनौतियों से निपटने के लिए एक जो है परीक्षण करने के लिए मुंबई के तट पर एक क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास पहले ही किया गया है, कि कहीं समुद्र में कोई रिसाव हो तो उसे हम कैसे टैकल करेंगे। अब देख लेते हैं इसकी कुछ थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। अन्य भारतीय तटरक्षक बल की जो स्थापना की गई थी वो 1977 में औपचारिक रूप से इसकी 78 में आई थी, यानी एक्ट बाद में आया था, स्थापना पहले हो गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? दिल्ली में है। आदर्श वाक्य क्या है इंडियन कोस्ट गार्ड का? वयम रक्षाम, यानी वी प्रोटेक्ट, हम रक्षा करते हैं, ये इसका आदर्श वाक्य है। वर्तमान में जो है भारतीय तटरक्षक जो बल है उसके जो अध्यक्ष महानिदेशक है डीजी जो है परमेश शिवमणि इसके डीजीपी हैं वर्तमान में, और उन्होंने 2024 में यह पदभार संभाला था। ये 26वें डीजी हैं भारतीय तटरक्षक बल के, परमेश शिवमणि जी। अगला क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये बताना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा, दूसरा ऑप्शन है सूरज शर्मा, तीसरा है मनु भाकर और ऑप्शन डी है हमारा विजय कुमार। तो जो इसका सही आंसर है वो सूरज शर्मा जी हैं। सूरज शर्मा जी ने जीता है और ये कहाँ के रहने वाले थे? मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। तो मध्य प्रदेश की व्याख्या देखें, मध्य प्रदेश के निशानेबाज सूरज शर्मा ने राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप की सीनियर पुरुष जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है और अपने नाम किया है। और अब देख लेते हैं कि ये जो प्रतियोगिता हुई थी ये कहाँ पर हुई थी। तो प्रतियोगिता 2 जगह हुई थी, एक दिल्ली में कराई गई थी ये वाली प्रतियोगिता, और एक जो है मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में कराई गई थी। 2 जगह ये प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था इसका। तो आज का सेशन हमारा कैसा लगा आपको कृपया कमेंट में करके बताएं, और अगले सेशन के लिए जुड़े रहें ऐसे ही फ्री वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।